गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों। आज हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का अगर वाटर है, यानी पानी है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इससे हीट बाहर निकाल लो, यानी उस पानी को और ठंडा कर दो जो 0 डिग्री सेल्सियस का बन जाएगा आइस। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इससे हीट बाहर निकाली तो सिर्फ लिक्विड कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। या आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, इसको आपने हीट दे दी तो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो जो हीट दी आपने वो होती है लेटेंट हीट, यानी वो हीट जो टेम्परेचर चेंज ना करवाए, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज करवाएगी, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है बच्चों। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी सॉलिड को हीट दो तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की होती है बच्चों 3.34 इंटू 10 टू द पावर इतने जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये किसकी है? लेटेंट हीट ऑफ आइस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो आइस को अगर इतने जूल हीट दोगे तो वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सिंपल से आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस। इसका मतलब होगा लेटेंट हीट ऑफ आइस का इतनी है, इसका मतलब है इतने जूल हीट दोगे अगर 1 किलो आइस को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड स्टेट में, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसी भी लिक्विड को हीट दो, 1 किलो लिक्विड को इतनी हीट दो कि वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में। वो जो हीट दी जाएगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 22.5 इंटू 10 टू द पावर इतने जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 किलो पानी को अगर इतने जूल हीट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, वेपर स्टेट में। ये हुआ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। लिक्विड को गर्म करोगे तब वो वेपर्स में जाएगा, तो उस लिक्विड को हीट की रिक्वायरमेंट होगी। दो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू लिक्विड वेपर स्टेट, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये सिर्फ स्टेट चेंज करवाती है, टेम्परेचर चेंज नहीं करवाएगी। उसके बाद बच्चों एक हेडिंग आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे अगर आप रूम में थोड़ा सा पानी डाल दो फर्श पे, कुछ देर के बाद आप देखते हो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो वो प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट
रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये बॉयलिंग से स्लो होता है, बॉयलिंग बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बॉयलिंग से स्लो प्रोसेस होगा। इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पे अपना इफेक्ट डालेंगे। ड्राई एयर के अंदर इवेपोरेशन फास्ट होता है। अगर एयर के अंदर पहले से ही मॉइस्चर है, जैसे बारिश के दिनों में आपने नोट करा होगा, जो हम कपड़े सुखाते हैं धोने के बाद, तो कपड़े बहुत देर में सूखते हैं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। और ड्राई एयर अगर होगी तो उसमें इवेपोरेशन फास्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। गर्मियों में इवेपोरेशन फास्ट होता है, जाड़ों में विंटर्स में इवेपोरेशन स्लो होता है। जो स्पीड हवा की जितनी ज़्यादा होगी उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा। कोई भी चीज़ है, पंखा अगर आप चला दोगे तो वो जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा। कपड़े अगर आपने डाले, पंखे चला के डाल दिए तो वो जल्दी सूखना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है जितनी हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा। ये है, सिंपल सा है। कोई भी लिक्विड है, एक गिलास में पानी रखा हुआ है और एक गिलास में पेट्रोल रखा हुआ है, तो आप देखोगे पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होगा क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होता है, इसलिए पेट्रोल जल्दी जल्दी उड़ जाता है। पानी के मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। तो ये हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। अब आपने देखा होगा जब जब इवेपोरेशन होगा तब तब कूलिंग होगी। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, और ये एनर्जी भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है यानी उनका टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई वही मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के वेपर में जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तो एस्केप हो गए, जो लिक्विड बचा उसमें कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बचे, और जब उनकी एनर्जी कम होगी तो उनका टेम्परेचर भी कम होगा। इसलिए वी कैन से दैट द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। दूसरी बात यह है कि इवेपोरेशन बढ़ता है अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। आप 1 लीटर पानी को एक बोतल के अंदर रख दो और ओपन करके छोड़ दो तो इवेपोरेशन स्लो होगा। उसी पानी को पूरे कमरे के फर्श पे अगर आप डाल दोगे तो देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, अब वो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा, सिंपल सा बात है। तो इवेपोरेशन में हमेशा कूलिंग होती है क्योंकि जब जब इवेपोरेशन होगा तो जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी, दैट्स वाई देयर टेम्परेचर डिक्रीजेज। जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इवेपोरेट हो गए, जो मॉलिक्यूल बचेंगे उनका टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो हमको कूलिंग फील होगी। तो ये था हमारा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में ये डिफरेंस है। बॉइलिंग होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। बॉइलिंग इज अ फास्ट फिनोमिना वाइल इवेपोरेशन इज अ स्लो फिनोमिना। ये सिंपल से इसमें डिफरेंस है। बाकी मैंने बच्चों आपको नोट्स में सब कुछ सेंड कर दिया है। थैंक यू।